क्या आपके खिलाफ किसी ने चेक बाउंस का केस फाइल किया है? क्या आपने किसी के खिलाफ चेक बाउंस का केस फाइल किया है? या क्या आप वकील हैं जो चेक बाउंस के केसेस में डील करते हैं? तो ये आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है। नमस्कार, मैं राखी बुद्धि राजा एडवोकेट आपके अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम जिस जजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं वह जजमेंट हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही सन 2024 में पास किया है। इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने चेक बाउंस केस में कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं और ये गाइडलाइंस हैं इंटरिम कंपनसेशन को लेकर। तो सबसे पहले तो इंटरिम कंपनसेशन के प्रोविजन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। सितंबर 2018 में चेक बाउंस के केसेस में एक नया प्रोविजन सेक्शन 143A एनआई एक्ट में इनेक्ट हुआ था, जो सेक्शन 143A के मुताबिक जब कोई सेक्शन 138 एनआई एक्ट में कंप्लेंट फाइल करता है और कोर्ट को लगता है कि एक्यूज्ड को उस पर्टिकुलर कंप्लेनेंट को चेक बाउंस होने पर कुछ ना कुछ भरपाई करनी चाहिए, तो उसके लिए चेक अमाउंट का 20% एज इंटरिम कंपनसेशन कोर्ट को अगर फील होता है तो कोर्ट इंटरिम कंपनसेशन कंप्लेनेंट को दिलवाएगा। उसके बाद कोर्ट उस ट्रायल को प्रोसीड करेगी। इस प्रोविजन के एनआई एक्ट में ऐड होने के बाद बहुत सी कंट्रोवर्सीज हुई, बहुत सारे जजमेंट्स आए, फेवर में भी आए, अगेंस्ट में भी आए। और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि क्या हर केस में इंटरिम कंपनसेशन देना ज़रूरी है? ये सोचने वाला इशू था। लेकिन फिर आई एक लैंडमार्क जजमेंट जो कि हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में पास की है। और इस जजमेंट के माध्यम से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम कंपनसेशन को लेकर कुछ नई गाइडलाइंस जारी की है। तो मैं केस का नाम बता रही हूँ, आप केस का नाम नोट कर सकते हैं। राकेश रंजन श्रीवास्तव वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड एंड अदर्स। राकेश रंजन श्रीवास्तव वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड एंड अदर्स। अब केस कुछ ऐसा था कि कंप्लेनेंट और एक्यूज्ड का कुछ लेन देन था। एक्यूज ने चेक इशू किया, चेक अमाउंट था 2 करोड़ 20 लाख का। कंप्लेनेंट ने अपने बैंक में चेक लगाया, चेक बाउंस हो गया एंड एज पर प्रोसीजर कंप्लेनेंट ने नोटिस जारी करवाया, फिर कोर्ट में कंप्लेंट फाइल किया। अब इसमें हुआ क्या कि जब केस फाइल हुआ तो जो अक्यूज थे मिस्टर राकेश रंजन, इन्हें कोर्ट से नोटिस मिला। नोटिस मिलने के बाद राकेश रंजन कोर्ट में अपीयर हुए और इनकी अपीयरेंस पे कंप्लेनेंट ने सेक्शन 143A एनआई एक्ट की एप्लीकेशन लगाई और कोर्ट से डिमांड किया कि मुझे 20% ऑफ चेक अमाउंट कंपनसेशन एज पर प्रोविजन ऑफ लॉ दिलाया जाए, क्योंकि जो चेक था वो अक्यूज ने मुझे दिया था और जो बाउंस हो गया, और ट्रायल कोर्ट के पास रेमेडी है कि वो मुझे 20% ऑफ चेक अमाउंट एज इंटरिम कंपनसेशन दिलवाए। अब इसमें ट्रायल कोर्ट ने क्या किया, रैंडमली एक ऑर्डर पास कर दिया और कहा कि अक्यूज्ड को 10 लाख रुपए एज इंटरिम कंपनसेशन देना है कंप्लेनेंट को, और वो भी 2 महीने के अंदर अंदर, मतलब 60 दिनों के अंदर अंदर। अब 10 लाख का जो फिगर था वो कैसे कैलकुलेट किया ट्रायल कोर्ट ने, इसका कोई जस्टिफिकेशन या एक्सप्लेनेशन कोर्ट ने अपने ऑर्डर में नहीं दिया। सिर्फ इतना ही ऑर्डर पास कर दिया कि 10 लाख का अमाउंट एज इंटरिम कंपनसेशन देना है और वो भी 60 दिन के अंदर अंदर। अब इस ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए एक्यूज्ड राकेश रंजन ने ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को थ्रू रिवीजन सेशन में चैलेंज कर दिया, इस ग्राउंड पे कि ट्रायल कोर्ट ने जजमेंट देते हुए, ऑर्डर देते हुए जुडिशियल माइंड अप्लाई नहीं किया। बट अनफॉर्चुनेटली वो रिवीजन पिटीशन सेशन कोर्ट से डिसमिस हो गया। देन राकेश रंजन जी मूव करते हैं रिवीजन पिटीशन के थ्रू हाई कोर्ट में। वहां भी रिवीजन पिटीशन का सेम फेट था जो कि सेशन कोर्ट में हुआ। फाइनली मैटर आता है सुप्रीम कोर्ट में।
तो एक्यूज राकेश रंजन जी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यूमेंट करते हैं कि सेक्शन 143 ए ऑफ एनआई एक्ट में वर्ड में यूज हुआ है, ना कि शैल। में मीन्स अगर कोर्ट को लगता है कि कंप्लेनेंट का केस प्रिमा फेसाई है, तो कोर्ट अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करके एक्यूज्ड को डायरेक्शन दे सकती है कि कंप्लेनेंट को अप टू 20% ऑफ चेक अमाउंट एज इंटरिम कंपनसेशन कंप्लेनेंट को देना होगा। क्योंकि सेक्शन 143 ए में वर्ड में है, ना कि शेल, तो इस केस में इंटरिम कंपनसेशन का ऑर्डर जरूरी नहीं है कि कोर्ट हर केस में पास करे। दूसरा आर्ग्यूमेंट उनका ये था कि अगर कोर्ट किसी एक्यूज्ड को इंटरिम कंपनसेशन का ऑर्डर देने से पहले यह जांच ले कि कंप्लेनेंट का जो केस है वो प्रिमा फेसाई बनता भी है या नहीं, और अगर प्रिमा फेसाई केस बनता भी है तो क्या एक्यूज्ड को 20% ऑफ चेक अमाउंट इंटरिम कंपनसेशन देना पड़ेगा। अब कंप्लेनेंट का आर्ग्यूमेंट हुआ, जब सेक्शन 143 ए को लाया गया तो इसका एम यही था कि कंप्लेनेंट को इंटरिम रिलीफ दिलाई जाए और 20% तक का इंटरिम रिलीफ, इंटरिम कंपनसेशन कोर्ट दिला सकती है। अब सेक्शन 139 पे आते हैं। सेक्शन 139 ऑफ एनआई एक्ट में एक प्रिजम्पशन लाई करता है। उस एक्यूज्ड को शो करना है कि उसने जो चेक दिया था वो किसी लीगल डेट को पे करने के लिए नहीं दिया था। तो मतलब यह हुआ कि उस एक्यूज्ड को सेक्शन 139 का रिबटल देना है, और आज प्रिजम्पशन मेरी फेवर में है, मीन्स कंप्लेनेंट की फेवर में है, तो मुझे इंटरिम कंपनसेशन दिलवाया जाए, जो कि ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर से मुझे 10 लाख का ऑर्डर हुआ है, बिल्कुल सही है। तो ये आर्ग्यूमेंट जो थे वो कंप्लेनेंट काउंसिल के आर्ग्यूमेंट थे। अब दोनों पार्टीज को सुनने के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस पूरे इशू पर नजर दौड़ाती है और सेक्शन 143 ए के ऑब्जेक्टिव को भी देखती है कि उसको इनेक्ट करने का क्या ऑब्जेक्टिव था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये कहती है कि हम ये देखते आए हैं कि चेक बाउंस के केसेस में बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है। कई सालों तक तो एक्यूज को सम्मन भी नहीं मिलते हैं, और सम्मन मिलते हैं, तामील होते हैं, तो उसके बाद सालों साल ट्रायल में भी निकल जाते हैं। बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा बार बार गाइडलाइंस में जारी करके यह कहा गया कि चेक बाउंस के केसेस को 6 से 12 महीने में ट्रायल कंप्लीट करना है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसलिए हमारे देश के कानून विशेषज्ञों ने सेक्शन 143 ए का प्रोविजन लाने की जरूरत महसूस की और सितंबर 2018 में यह प्रोविजन एनआई एक्ट में ऐड किया गया और ट्रायल कोर्ट्स को पावर दे दी गई कि जब चेक बाउंस का केस कोर्ट के सामने आए तो कोर्ट कंप्लेनेंट को सपोर्ट करने के लिए 20% इंटरिम कंपनसेशन ऑर्डर करे, ताकि कंप्लेनेंट को केस लड़ने के लिए थोड़ा सा सामर्थ्य मिल सके, सपोर्ट मिल सके। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बात क्लियर करी, वो ये कि सेक्शन 143 ए में वर्ड में है, में यूज हुआ है, ना कि शैल। इसलिए जरूरी नहीं है कि हर केस में इंटरिम कंपनसेशन दिलाया जाए। दूसरा यह, जो लेजिस्लेचर है, जो कानून लाया गया, उसका एम भी तो देखना था ना कि क्या एम है। जब सेक्शन 143 ये इनेक्ट हुआ तो उसके साथ साथ सेक्शन 148 भी इनेक्ट हुआ। यस, 143 ए के साथ साथ 148 भी एनआई एक्ट में ऐड किया गया सितंबर 2018 में। सेक्शन 148 क्या कहता है? सेक्शन 148 कहता है कि अगर ट्रायल कोर्ट ने मुझे कन्विक्शन दी है तो मुझे अपील करनी है। सेक्शन 148 के अकॉर्डिंग अगर ट्रायल कोर्ट ने मुझे कन्विक्शन दी है तो और मुझे अपील करनी है, तो मुझे 20% तक का कंपनसेशन जमा कराना पड़ेगा, या तो कंप्लेनेंट को या ट्रायल कोर्ट के पास। हाँ, ट्रायल कोर्ट के पास राइट है वो पर्टिकुलर अमाउंट जो 20% हम ट्रायल कोर्ट में सबमिट कराएंगे अपील करने से पहले, वो कंप्लेनेंट के नाम पर रिलीज कर सकते हैं बाद में। अब सुप्रीम कोर्ट का कहना ये है कि
ये दोनों सिनेरियो अलग-अलग है। कैसे अलग है? 143A ये तो प्री ट्रायल स्टेज है और 148 जो कि कन्विक्शन के बाद का है। आफ्टर कन्विक्शन का कंपनसेशन दिलवाना जस्टिफाइड है। अगर एक केस में ट्रायल पूरा चला है, उसमें अक्यूज को कन्विक्शन हुआ है, उस टाइम पे अगर कोर्ट 20 मुझे अपील में जाना है, अक्यूज को अपील में जाना है और 20% का कंपनसेशन प्रायर कंडीशन है, तो वो तो जस्टिफाइड है क्योंकि केस पूरा ट्रायल चला है, पूरी गवाहियां हुई हैं, सब कुछ हुआ है, वो तो जस्टिफाइड है। बट सेक्शन 143A जहां पर एविडेंस तक भी केस नहीं पहुंचा, प्री ट्रायल स्टेज पे, ये जस्टिफाइड नहीं है कि बिना किसी प्रोविजन को देखे, बिना किसी गवाही को कराए और कोर्ट ऐसे ब्लैंकेट ऑर्डर पास नहीं कर सकती है। ये बिल्कुल एकदम से गलत है। हर ट्रायल कोर्ट को यह देखना होगा कि क्या केस प्रिमा फेसाई बन रहा है। अगर ट्रायल कोर्ट सेटिस्फाइड है, ट्रायल कोर्ट के पास सेटिस्फैक्टरी रीजन है, और तो ट्रायल कोर्ट जो है 20% इंटरिम कंपनसेशन के ऑर्डर दे सकती है। और सुप्रीम कोर्ट ने इन सब चीज़ों पर डायरेक्शन दिया कि सेक्शन 143A पर दोबारा सुनवाई की जाए। इस पर्टिकुलर केस में कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि सेक्शन 143A पर दोबारा सुनवाई करे और तब तक 10 लाख का अमाउंट जमा रहेगा, जैसा कि ट्रायल कोर्ट ने डायरेक्शन दिया। अब इस केस को डिसाइड करते करते सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस जारी की जो कि 143A को डिसाइड करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन गाइडलाइंस को आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला तो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन दी, सबसे पहली गाइडलाइन ये थी कि सेक्शन 143A एक डायरेक्टरी प्रोविजन है, ना कि मैंडेटरी, क्योंकि इसमें मे वर्ड यूज हुआ है, शैल नहीं। तो बिकॉज इसमें शेल वर्ड यूज नहीं हुआ, तो कंप्लेनेंट एज ए मैटर ऑफ राइट इंटरिम कंपनसेशन नहीं मांग सकता। दूसरा, कोर्ट को यह देखना होगा कि कंप्लेनेंट जो केस लेकर आया है, क्या प्रिमा फेसाई वो केस बनता है। अगर केस बनता है और कोर्ट को लगता है कि कंप्लेन केस जो है उसके कुछ ग्राउंड्स हैं, तभी सेक्शन 143A के तहत ट्रायल कोर्ट इंटरिम कंपनसेशन के ऑर्डर को पास कर सकती है। अब बात बारी आती है कि जो कंपनसेशन है उसका क्वांटम कितना होना चाहिए, कैसे कोर्ट को डिसाइड करना है। कोर्ट को क्वांटम को डिसाइड करते हुए डिस्क्रिशनरी पावर को यूज करना है, मतलब कितना अमाउंट एज कंपनसेशन देना है वो ट्रायल कोर्ट ऐसे ही रैंडमली डिसाइड नहीं कर सकती। उसके लिए ट्रायल कोर्ट को रीजनेबल ग्राउंड देने होंगे। तो ट्रायल कोर्ट को इंटरिम कंपनसेशन डिसाइड करते हुए ये भी देखना है कि जो कंप्लेनेंट और एक्यूज्ड है उनके बीच का रिलेशन क्या है। कोई पर्सनल रिलेशंस हैं, कोई बिजनेस रिलेशंस हैं। दूसरा, कोर्ट को ये भी देखना है कि एक्यूज्ड जिसको कि ऑर्डर पास किया जाना है एज इंटरिम कंपनसेशन का, उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है। तो ये सब चीज़ें कोर्ट को चेक करके, वेरीफाई करके, उसके बाद ही इंटरिम कंपनसेशन का ऑर्डर देना है। तो ये थी हमारी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस सेक्शन 143A को डिसाइड करने के लिए। आशा करती हूँ कि ये जजमेंट, ये वीडियो आपके काम आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, लाइक करना मत भूलिए, शेयर भी कीजिए ताकि आगे से आगे ये वीडियो लोगों तक जाए और लोग इस वीडियो का और इस जजमेंट का बेनिफिट ले सकें।